अस्सलाम वालेकुम। चलें जी स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर 1-1। इस पता है पेपर का थ्रेशोल्ड था 29 आउट ऑफ 40। आपको आइडिया इस पेपर में कौन कौन से चैलेंजिंग क्वेश्चन थे? वैसे क्वेश्चन नंबर 4 भी चैलेंजिंग था, लेकिन एग्जामिनर रिपोर्ट बच्चों को कह रही है कि क्वेश्चन 10 चैलेंजिंग था, 19 देयर वर फ्यू अदर क्वेश्चन एज वेल। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ। आपको आइडिया है कि ये जो हमारी वीडियोस होती हैं, दीज आर नॉट द मार्किंग स्कीम, दीज आर द डिटेल डिस्कशन, ताकि आप लोगों की सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो एंड यू कैन गेट द बेस्ट ग्रेड। चलें जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जी। द प्रेशर ऑफ सैंपल ऑफ एयर इज रिड्यूस्ड। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसे मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हम एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल चेंज नहीं कर रहे, हम एयर का प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं। प्रेशर रिड्यूस करने से गैस पार्टिकल विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो वॉल्यूम ऑफ एयर विल इंक्रीज। ये दोनों हो गए। नेक्स्ट वो कह रहा है विच रोड डिस्क्राइब द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एयर एंड द डिस्टेंस। अब देखें, अगर आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल विल आल्सो इंक्रीज। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई? डी ऑप्शन आ गई। विच सब्सटेंस वुड डिफ्यूज मोर क्विकली। अच्छा, आपको पता है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन दो चीजों पे डिपेंड करता है नॉर्मली। एक बेटा हमारे पास एम आर या ए आर, एक बेटा हमारे पास टेम्परेचर। लोअर एम आर हायर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन, हायर टेम्परेचर हायर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब अगर आप ऑप्शन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड नियॉन। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, ओवरऑल इट्स एम आर इज 44। हमारे पास नियॉन आप पीरियोडिक टेबल से चेक कर सकते हो, इसका प्रोटॉन नंबर 10 होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास इसका 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि नियॉन विल डिफ्यूज फास्टर। हम कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर देते हैं। अब बेटा अगर आप टेम्परेचर देखें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 25 है। व्हेन वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज, सो आवर ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, द मेन कंपाउंड ऑफ मिनरल। आपके पास एक्स इज कैल्शियम कार्बोनेट। एग्जामिनर क्या कह रहा है? मेन कंपाउंड आपके पास। अब यहां पे वो हमें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। एग्जामिनर कह रहा है एक्स आल्सो कंटेन टाइनी ग्रेन्स ऑफ सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। ये जो ब्रैकेट में होता है 4, इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखें, ये मेन कंपाउंड है, यहां पे ये टाइनी ग्रेन्स हैं, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है, सो इट्स नॉट कंपाउंड, इट्स मिक्सचर। तो एग्जामिनर ऑप्शन ए ऑप्शन बी में कह रहे हैं कंपाउंड, दीज आर रॉन्ग, ये मिक्सचर होना चाहिए। अब वो एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, इसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं, वन इज सिलिकॉन, अदर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं जी। टोटल इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट है आपके पास। तो हमारे पास ऑप्शन इज सी। याद रखें, ऑक्सीजन दोनों में था, इसलिए मैंने ऑक्सीजन को 2 मरतबा नहीं लिखा। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपने गौर से देखना है। एग्जामिनर हमें कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्सल अमाइन NH2OH इज शोन ओवर हियर, विच रो अबाउट हाइड्रोक्सल अमाइन इज करेक्ट। पहले नंबर पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, he is not asking about the bonding electron, he is talking about total number of electron। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में पहले शेल के इलेक्ट्रॉन भी शामिल हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी शामिल हैं, बॉन्डिंग एज वेल एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑल आर प्रेजेंट। अब बेटा यहाँ पे ना कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड में कोई लॉस कोई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, सो इट इज इजियर फॉर अस टू कैलकुलेट। पहले नंबर पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर 7 होता है, इट मीन इट कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर 8 है, इट मीन इट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन है, बट इफ यू चेक दिस थिंग केयरफुली, 1 हाइड्रोजन, 2 एंड 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पे 3 टोटल अगर आप ऐड करें तो 18 आ जाएगा। हमने ए और बी को एलिमिनेट कर दिया। अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहां पे एग्जामिनर ने एक ट्रिक किया। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहां पे जो बॉन्ड नजर आ रहे हैं उसकी बेस पे चले जाते हैं, दे इग्नोर दिस फैक्ट
कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी बॉन्ड है। देखिए मैं यहाँ पे इसे दोबारा से दिखाता हूँ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, single bond with oxygen and single bond with hydrogen. Single covalent bond mean 2 electron, 1 electron by each element. यहां पे भी 2 electrons, यहां पे भी 2 electrons और यहां पे भी 2 electron. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ गई? हमारे पास ऑप्शन सी आ गई। देखिए इसमें मिस्टेक बच्चे क्या करती है, 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, द स्टूडेंट थिंक्स ओके बस 3 होने चाहिए, वाइल इन एक्चुअली देयर आर 4 बॉन्ड, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। डन हो गया। अगर बेटा आपको समझ आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन व्हेन दे कंबाइन विद द नॉन मेटल टू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड। ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दे चेंज इनटू कैटायन। कैल्शियम कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड इन कैल्शियम। अच्छा अब इसमें ना एक चीज का आपने ख्याल रखना है, नॉर्मली हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +1 होता है, लेकिन यहां पे एग्जामिनर आपको एक हिंट बता रहा है कि मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो हाइड्रोजन H-1 है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CaH2। वैसे आप लोगों ने डेफिनेटली ये पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड इज +1। एक्सेप्शन होती है व्हेन इट इज कंबाइंड विद ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 एलिमेंट फॉर्म हाइड्राइड, तो उसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो एनी हाइड्रोजन इज -1। How many electron are there in outer electron of each of 2 hydrogen atom? अब हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 होता है, इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, -1 मीन इट इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आ गए? 2 आ गए। ये याद रखिएगा, हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड। पहले नंबर पे एग्जामिनर हमें कह रहा है कि इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, दिस इज रॉन्ग। आपको पता है ना ग्रेफाइट यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, क्योंकि उसकी लेयर्स के दरमियान वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, वो सॉफ्ट होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो देन 200 डिग्री सेल्सियस इज आल्सो रॉन्ग। इट्स ए मैक्रोमॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट सिंपल मॉलिक्यूल का है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज आल्सो रॉन्ग। ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम मेकिंग 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विथ 4 डिफरेंट कार्बन एटम, इसके वैलेंस शेल में कोई भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसमें चूंकि सारे के सारे बॉन्ड यूज हो रहे होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इट्स वेरी हार्ड, इसलिए आपको पता है ना ये हमारे पास अब्रेसिव के तौर पर यूज्ड होता है और डायमंड कटिंग के तौर पर भी। नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द बॉन्डिंग इन कॉपर इज करेक्ट। अब कॉपर मेटल है, मेटल में मेटालिक बॉन्ड होता है, याद रखिएगा मेटालिक बॉन्ड होता है। आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। मेटल आयन यहां पे लिखा हुआ है एटम, ड्यू टू दिस रीजन ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। यहां पे लिखा हुआ है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो कॉपर आयन अट्रैक्टेड टू C of delocalized electron, C is the correct option। बेटा कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। एल्यूमिनियम आयन Al3 पॉजिटिव रिएक्ट विद सल्फेट आयन टू फॉर्म दिस वन। अच्छा फार्मूला राइटिंग आपको आती होगी, ये अगर हमारे पास चार्जेस डिफरेंट हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये 3 यहां पे आएगा, 2 यहां पे आएगा। इस कंपाउंड का फार्मूला है Al2SO4 थ्राइस। अच्छा अब यहां पे एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है विच रो शो द करेक्ट इंपेरिकल फार्मूला एंड आयनिक फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंपेरिकल फार्मूला, उसके लिए हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। इसमें कितनी एल्यूमिनियम है? Al2 है। सल्फर कितनी है? 3, ये 3 है आपके पास। ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 आ गया। क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है? आंसर इज नो। Empirical formula is the simplest whole number ratio between atoms in a molecule। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हमारे पास Al2S3O
12 आपके पास होना चाहिए। ऑप्शन ए एंड बी आर रॉन्ग। अब बेटा वी आर लेफ्ट विथ सी एंड डी। अब आयनिक फार्मूले में आपके पास Al3 पॉजिटिव जो है ये बेटा 2 है आपके पास, ये 2 से मुराद है ये आपके पास। एंड नेक्स्ट बेटा आपके पास सल्फेट जो है SO4 ये 3 है। ये देखिए उसने बाद में 3 लिखा हुआ है ताकि वो हमारे पास आ जाए। तो इसका मतलब है हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? सी इज द राइट ऑप्शन। ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट हमें एग्जामिनर कह रहा है जी कि हमारे पास विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन डीएम क्यूब पर मोल। दिस इज रॉन्ग। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। आप इसे यूं भी लिख सकते हो, ओ लेवल आईजीसीएसई में, ए लेवल में इस तरह ही बेहतर होगा। बट एनी हाउ दिस इज रॉन्ग। द नेक्स्ट वन है इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड ऑलवेज गिव आपके पास द एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एटम इन वन मॉलिक्यूल। अब बेटा ऑलवेज इज रॉन्ग। क्यों बेटा? आपके पास लेट से मैं यहां पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2, इसका इंपेरिकल फार्मूला देखो तो इसका इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास आ जाता है HO। तो ये तो एक्चुअल नंबर नहीं दे रहा। बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है अ फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगी। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन मोर एटम्स देन द इंपेरिकल फार्मूला। अब यहां पे फिर वो ऑलवेज कह रहा है विच इज द रॉन्ग इंफॉर्मेशन। क्यों? अभी मैंने आपके सामने ये आयनिक कंपाउंड लिखा है, इसका फार्मूला यूनिट, या फिर आपके पास आप कह सकते हो कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड वैसे आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला यूनिट यूज करते हैं एंड इंपेरिकल फार्मूला दे आर सेम। मैं और कंपाउंड लिख देता हूं। हमारे पास बहुत सारे इस तरह के कंपाउंड है, जैसे आपके पास HCl है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, सिंपल मॉलिक्यूल है, इसका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जरूरी नहीं है कि हमेशा उसमें मोर एटम्स हो। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज रॉन्ग। अब बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, क्या डेफिनेशन आप पढ़ते हो? आप डेफिनेशन पढ़ते हो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज relative to mass of an atom relative to 1/12 of carbon 12। आपको पता है जब आप टर्म यूज करते हो relative to से मुराद होता है रेशो से मुराद है आप उसे डिवाइड कर सकते हो। दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी relative atomic mass is average mass of an element divided by mean relative to mean। we are talking about the ratio, that's why this is the correct option। ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, यहां पे हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। एग्जामिनर हमसे कह रहा है हाउ मेनी एटम्स, इस चीज को आपने लाजमी ज़हन में रखना है। एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट एटम्स और आपको मैस दे रहा है वाटर का। स्टेप नंबर 1 मैं यहां पे आपके सामने डिस्कशन कर लेता हूं। स्टेप 1 में पहले नंबर पे आपने क्या करना है? मोल ऑफ वाटर। मोल का क्या फार्मूला होता है आपके पास? मास डिवाइडेड बाय mr। किसके मोल हैं ये? वाटर के। मास कितना है? 27 ग्राम। वाटर का mr होता है 18, इट इज 1.50 मोल। अच्छा mr की कैलकुलेशन आती है ना आप लोगों को कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द mr। देखिए ना आपके पास H2O हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 16, टोटल इज 18। अब आप यहां पे लिखते हो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब एक मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, तो यहां पे आप लिखते हो मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल कितनी है? 1.5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ये क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। बाज़ औक़ात बच्चे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल फाइंड करके ऑप्शन ए जो है उसे करेक्ट कर लेते हैं, व्हाइल दिस इज नॉट ट्रू। अब मैं प्रॉपरली वर्किंग बताता हूं। अब आगे अगर हम चलें, आपको पता है H2O, इसमें कितने एटम है? 1, 2 एंड 3। 1 मॉलिक्यूल कंटेन 3 एटम। तो हम यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स
इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 3 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। अगर यहां पे लेट से CH4 होता तो फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि इसमें 5 एटम है। तो आपने उस एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम जितने भी हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.50 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 टू रेज पावर 23। अब जब आप ये सारी की सारी वर्किंग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 2.7 इंटू 10 टू रेज पावर दिस। ये बेटा आपने लाजमी ख्याल करना है, रट्टा नहीं लगाना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 को हम 2 वे से कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे बताऊंगा। आपके पास ऑप्शन है, आप इसके मोल भी फाइंड कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड आर हीटेड। मिक्सचर में 2 आपके पास कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड दिस। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन डिकम्पोजिशन, ये आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। याद रखिएगा ये भी फिजिकल स्टेट गैस है, ये भी गैस है, ये सॉलिड एंड ये सॉलिड। सोडियम क्लोराइड इज अनचेंज ऑन हीटिंग। 6 ग्राम ऑफ मिक्सचर, ये मिक्सचर इम्प्योर है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं या कंपाउंड है, सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड with the loss in mass of 1.5 ग्राम। अब कौन डिकम्पोज हो रहा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच आर इन द गैसियस फॉर्म, बेसिकली स्टीम आप कहोगे। गैसेज आर गिवन ऑफ, तो आपके पास ऑटोमेटिकली मास विल डिक्रीज। अच्छा, अगर आप गौर से देखें, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इसका MR होता है 44, 1 मोल वाटर इसका MR है 18, टोटल 62 ग्राम आपके पास डिक्रीज इन मास होगा इफ यू आर हैविंग 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये 2 इज रिप्रेजेंटिंग द मोल। आपको पता है MR ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज 84। आप काउंट कर सकते हैं, सोडियम 23, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, ये आपके पास आ जाता है 84। अब चूंकि 2 मोल है तो हम यहां पे लिखते हैं 2 इंटू 84 इज इक्वल टू 168 ग्राम। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, हम ये कह रहे हैं कि इफ वी आर हैविंग 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन अदर वर्ड 168 ग्राम, then 1 mole of carbon dioxide, 1 mole of water will be given off, in other words 62 gram will be lost। तो अगर मैं यहां पे mass of sodium hydrogen carbonate और mass of gases लिख दूं तो ये 168 ग्राम 62 ग्राम रिलीज करता है। अगर ये 1.5 ग्राम है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मास x ग्राम होगा। यू कैन डू द कैलकुलेशन, 62x इज 168 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 62 डिवाइडेड बाय 62। कैलकुलेटर से काइंडली प्रॉपरली कैलकुलेट कीजिएगा, अर्ली राउंड ऑफ नहीं करना। 4.0645 ग्राम। इसका मतलब है आपके पास मिक्सचर में इतना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बिकॉज दिस इज द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आप बड़े क्लियरली देख सकते हो, इसका मास हमने यहां पे कैलकुलेट किया। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है? परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 0.0645 डिवाइड बाय एक्चुअल मास, जो मिक्सचर का मास है, विच इज 6 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 68%। अच्छा, एक तो ये वे है हमारे पास। द सेकेंड वे इज दैट कि हम यहां पे इन दोनों गैसेस के मोल फाइंड कर लें, यानी 1.5 के ऊपर 62 डिवाइड करें, विच विल बी द मोल ऑफ आइदर कार्बन डाइऑक्साइड और मोल ऑफ वाटर। मोलर रेशियो से हम इसके मोल फाइंड कर लें और इसका मास कैलकुलेट करें, एंड देन वी कैन डू द कैलकुलेशन। मैं यहां पे इसकी वर्किंग आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, ये मैंने यहां पे इसका वो किया हुआ वर्किंग। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है,
इन दोनों का आपके पास MR 62 ग्राम है, यानी दोनों के मोल ऑफ गैस लास्ट 1.5 डिवाइडेड बाय 62, क्योंकि दोनों आपके पास रिलीज हो रही हैं, ये मोल आ गया। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसका 1 मोल 2 मोल गैसेस के प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन अदर वर्ड यू कैन से 62 ग्राम अगर लॉस हो तो इसके 2 मोल होते हैं। देखिए ना, इसका 1 62 ग्राम और इसके कितने मोल, 2 मोल। तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास मोल आ गया। अब आपके पास MR से आपने मल्टीप्लाई किया, मैस आ गया। परसेंटेज प्योरिटी आपके पास मैस डिवाइड बाय आपके पास इम्प्योर या टोटल मैस मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट द सेम परसेंटेज। इसकी बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोनों मेथड मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रोलिसिस। एग्जामिनर हमें कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड टू प्लेट अ मेटल स्टैचू विद अ सिल्वर। याद रखें, जिस सब्सटेंस से हमने, जिस मेटल से हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना हो, ये हमेशा हमारे पास एनोड के तौर पर यूज्ड होता है, और इसी मेटल का सॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसका मतलब है जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है आपके पास, लाइक इन दिस केस स्टैचू हमारे पास, दैट विल बी कैथोड। अब आपके पास बहुत आसान हो गया जी, कैथोड आपके पास हमें पता चल गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दी। अब एक चीज याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड, दे आर इनसॉल्युबल। ये आपने टेस्ट ऑफ हेलाइड आयन में पढ़ा होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए इज आल्सो रॉन्ग, ये आ गया। अब पता ही बाज़ औक़ात बच्चे ट्रैप हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सर यहाँ पे तो एक्वस लिखा हुआ है। ये एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, एग्जामिनर के ट्रैप में नहीं आना। चले, अगर बेटा आपको समझ आ रही है, एंड तक जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों से लास्ट में वीडियो शेयर कीजिएगा। विच रो इज करेक्ट बेटा आपके पास? द पर्पज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सेल हमारे पास है फ्यूल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो ये हमारे पास रिसाइकल द वेस्ट ही आ गया। द केमिकल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, तो आपको पता है हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर प्रोड्यूस होता है। ये वाली ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गई, डी इज द राइट आंसर, ये हमारे पास हो गया जी। अच्छा, फ्यूल सेल से रिलेटेड एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है जी, तो इसका थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। अब हम आ जाते हैं, एग्जामिनर हमें बॉन्ड एनर्जीज दे रहा है और ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। मैं सिर्फ एक चीज आपके सामने करना चाहूंगा, O2 जो होता है इसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। जब हम H2O की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये इसके 2 मोल हैं, तो मैं इसे 2 टाइम लिख देता हूं। एंड द नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। बस इस चीज का आपने ख्याल रखना है। आई एम श्योर आप सबको आइडिया होगा, हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज होता है, जो डेल्टा H होता है, ए लेवल में हम डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कहते हैं, इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड। पता है क्यों एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। माइनस एनर्जी गिवन आउट। क्यों गिवन आउट होती है? फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हम रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो प्रोडक्ट साइड पे आपके पास बॉन्ड बनेंगे। हम यहां पे कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं? नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 1 2 3 एंड 4, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यानी आप यहां पे लिख सकते हो कि एनर्जी रिक्वायर्ड, आपके पास कौन कौन से बॉन्ड हैं जी? आप कहते हो 4 मल्टीप्लाई बाय नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये बेटा हमारे पास वैल्यूज गिवन है। ये हमारे पास है जी नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन। मैंने ये तीनों के तीनों बॉन्ड हाईलाइट किए। नंबर ऑफ मोल का ख्याल रखना है, 4 मल्टीप्लाई बाय नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज 16, आपके पास 390,
तो इसको आपने 390, नाइट्रोजन 160 और ये आपके पास आ गया 496। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड हमारे पास आ गई 2216 किलो जॉल पर मोल। अब हम यहां पे लिखते हैं एनर्जी गिवन आउट। गिवन आउट में बॉन्ड बन रहे हैं, ये देखिएगा 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बन रहे हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की ये बॉन्ड एनर्जी है और फिर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये आपके पास बॉन्ड एनर्जी है। हम यहां पे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 460 प्लस ये हमारे पास 944। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 2784। अच्छा, आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड इज लेस देन द गिवन आउट। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर रिलीज ज्यादा है तो हमारे पास जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव होना चाहिए। यहां पे इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे एंड देन यू विल फाइंड द आंसर। तो वैल्यू पुट करके जब आप आंसर देखते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है डी आपके पास। ये रिक्वायर्ड बेशक आप यहां पे लिख सकते हो 2216 माइनस 2784, यू विल गेट द आंसर। डन हो गया जी। ये बॉन्ड एनर्जी का भी क्वेश्चन काफी मर्तबा आता है जी, इस पे भी लाजमी फोकस करना है। अच्छा, मैं रीसेंट पेपर्स की वीडियो बना रहा हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी कीजिएगा ताकि आपको जो भी नई वीडियोस हैं वो लाजमी पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहे हैं द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एज वेल। बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मेजर्ड इन 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट। यहां पे आपके पास गैस गिवन है। आपको पता है ना, कॉटन वूल जो होता है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, बट गैसेस आर गिवन आउट बेटा। ये 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर इज एडेड इन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर यूज कर रही हैं, सरफेस एरिया सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हमारे पास ज्यादा है, यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट लम्प एंड एक्सेस ऑफ आपके पास, यानी हम 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं दोनों एक्सपेरिमेंट में, लेकिन यहां पे आपके पास रिएक्शन फास्ट है एज कंपेयर टू दिस। थर्ड में हम कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट लम्प एंड लेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड, कैल्शियम कार्बोनेट इज इन एक्सेस। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट अगर एक्सेस में है तो इसका मतलब है 2 ग्राम कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेगा, हमारे पास लेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, लेस चेंज इन मास आएगा या लेस डिक्रीज इन मास आएगा। तो हमारे पास ये जो एक्स है ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों केसेस में अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट सेम है, 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए आप देख सकते हो कि लॉस इन मास इज आल्सो सेम क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन इन दोनों में विच वन इज मोर फास्टर, जहां पे क्विक चेंज हुआ जी आपके पास, तो इसका मतलब है जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है वो ये है और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 वाई है। अब आपके सामने मैंने यहां पे लेबलिंग कर दिया है, आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो जी, 1 2 3 मैंने सब कुछ लिख लिया है। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इज वाई, ये आपके पास आ गया। बाकी ऑप्शन आप खुद पढ़ लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ली शैटली प्रिंसिपल से रिलेटेड है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इक्वेशन शो रिवर्सिबल रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये आपके पास अमोनिया, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। वैसे हेबल प्रोसेस कंटेक्ट प्रोसेस दोनों एक्सोथर्मिक होते हैं, नेगेटिव साइन आपके पास आ गया। पहले नंबर पे कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज। अच्छा, एक रूल याद रखिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो या ना हो, whenever we increase temperature, rate of reaction always increase. Position of equilibrium depend on delta H. तो आपके पास यहां पे वो कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज, दिस इज रॉन्ग। एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है बाय चेंज इन कैटलिस्ट। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉर्म मोर अमोनिया,
दिस इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन एंडोथर्मिक, या फिर हम कह सकते हैं रिएक्टेंट साइड, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रॉन्ग। मैंने आपको क्या कहा, रिगार्डलेस द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, whenever we increase temperature, rate of reaction always increase. The rate at which ammonia decompose increases, basically forward and backward दोनों इंक्रीज हो रही हैं। ये नहीं है कि सिर्फ फॉरवर्ड इंक्रीज हो रहा है या बैकवर्ड, दोनों इंक्रीज हो रही हैं। एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, इसको कहते हैं ली शैटले प्रिंसिपल। तो हमारे पास रेट इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें, एग्जामिनर कह रहा है इथेनोइक एसिड इज ए वीक एसिड बिकॉज व्हेन इट एडेड टू एक्सेस ऑफ अल्कली नॉट ऑल इथेनोइक एसिड इज रिएक्ट। दिस इज रॉन्ग। वीक एसिड होता है एसिड विच पार्शली डिसोसिएट। जब भी आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे ये पार्शली आयोनाइज्ड होगा, दैट इज वीक एसिड। इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। अल्कली के साथ चाहे वीक एसिड हो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वो कंप्लीट रिएक्शन होता है। इफ अल्कली इज एक्सेस तो एसिड सारा का सारा यूज्ड अप हो जाता है। अच्छा, मैं बाकी ऑप्शन भी बता देती हूँ। इथेनोइक एसिड इज ए वीकर एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड because smaller proportion of molecule dissociate in aqueous solution. This is right option, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बाकी ऑप्शन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन इथेनोइक एसिड बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलवेज हैव हायर पीएच वैल्यू। ट्रैप में नहीं आना, हायर पीएच वैल्यू वीकर एसिड की होती है। बास को बच्चे आधी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और वो इसमें चले जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, यस इट प्रोड्यूस 2 हाइड्रोजन आयन। याद रखिएगा वीक या स्ट्रॉन्ग का कोई कंसेप्ट नहीं है कि वो लाजमी 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे। HCl, HNO3 दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन वो हमारे पास 1 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे 2 से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, इस चक्कर में नहीं पड़ना। नेक्स्ट एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है, एग्जामिनर हमें कह रहा है कि हमारे पास some oxide solid oxides are list, it react with sulfuric acid to give salt and water. अच्छा, जो ही एसिड के साथ कोई चीज रिएक्ट कर रही है इट मीन इट इज बेसिक इन नेचर, बाय द वे इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट हम करते हैं इट रिएक्ट विद बेस एज वेल। अब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो पता है दोनों के साथ कौन रिएक्ट करता है, विच इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन रिएक्ट कर रहा होता है, एम्फोटेरिक, विच एक्ट एज एसिड एंड बेस। तो आपके पास जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मैंने आपको क्या कहा था कि ये हम सिर्फ मार्किंग स्कीम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। दैट इज योर रिवीजन, दैट इज द कंसेप्चुअल कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाते हैं। 2 कंपाउंड्स आर डिसॉल्व सेपरेटली इन वाटर, ओके। The 2 solution are mixed, there is no आपके पास observable change, यानी कोई precipitate formation नहीं हो रही, कोई insoluble salt या कोई color change नहीं हो रहा आपके पास। यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम नाइट्रेट। बाय द वे अगर बेरियम क्लोराइड भी बन जाए तो बेरियम क्लोराइड इज आल्सो वाटर सॉल्युबल, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, लेकिन मैं बाकी ऑप्शन आपको बताऊंगा। आपके पास सोडियम क्लोराइड एंड लेड नाइट्रेट, तो पता है ये जो लेड आयन है ये क्लोराइड आयन के साथ मिलके लेड क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता है, इनसॉल्युबल, इसलिए ये रॉन्ग है। सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, तो आपको पता है हमारे पास बेरियम आयन एक्वस, ये आपके फायदे के लिए बता रहा हूं ताकि आपको फायदा हो और इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, क्योंकि जरूरी तो नहीं एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछे, ही कैन आस्क एनीथिंग रिलेटेड विद दीज कंसेप्ट्स जो सिलेबस के हैं। यहां पे आपके पास सोडियम सल्फेट एंड लेड, तो आपको पता है यहां पे सेम वे सेम मेथड लेड सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो रॉन्ग। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, वैसे अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें यू कैन इजीली प्रिडिक्ट कि हमारे पास ये कौन कौन से एलिमेंट हैं। ये आपके पास आ जाता है जी लिथियम, आपके पास ये बल्कि हाइड्रोजन है,
इसके बाद ये आपके पास लिथियम आपके पास आ गया, ये आपके पास सोडियम आपके पास आ गया, पोटाशियम आ गया, रुबिडियम एंड सो ऑन। ये इस तरीके से, बाय द वे इन द सेम वे ये आपके पास ग्रुप 6 है, ऑक्सीजन है, ये आपके पास क्लोरीन है, एंड इन दिस वे वी कैन डू। ऑक्सीजन वैसे बाई नेचर डाइएटॉमिक होती है और क्लोरीन भी बाई नेचर है। ये कोई ऐसा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, एक पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, यू कैन काउंटर चेक ताकि चांस ऑफ एरर कम हो। यहाँ पे उसने बता भी दिया दीज आर नॉट द सिंबल फॉर द एलिमेंट। पहले नंबर पे वो हमें कह रहे हैं कि हमारे पास द कंपाउंड इज फाउंड बिटवीन X एंड W इज इक्विवेलेंट। अब देखें X यहाँ पे सोडियम है, W आपके पास ऑक्सीजन है। अब एक आपके पास ग्रुप 1 की मेटल है, नॉन मेटल आपके पास है ग्रुप 6 का, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड इज रॉन्ग। W एंड Y आपके पास both are gases, oxygen and chlorine both are, they contain the covalent bond, this is right information। लेकिन मैं बाकी भी बताऊंगा। X and Y react more vigorously आपके पास। अब X ये आपके पास ये है, ये आपके पास Y है, कह रहे हैं more vigorously than Y and Z। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज हो रही होती है। क्यों इंक्रीज हो रही होती है? क्योंकि साइज ऑफ मेटल इंक्रीज हो रहा है, मेटल कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है दिस इज मोर रिएक्टिव, जी इज मोर रिएक्टिव, ये रिएक्शन मोर विगरस होगा, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। एक्स एंड जी बोथ आर टू आउटर, आपके पास 2 आउटर इलेक्ट्रॉन, दिस इज रॉन्ग, ये ग्रुप 1 की है, दे हैव 1 आउटर इलेक्ट्रॉन। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्रुप 1 मेटल आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, शो द मेल्टिंग पॉइंट एंड दिस वन। पहले नंबर पे वो कह रहे हैं द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। नो डाउट मेटल में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, क्योंकि आपके पास साइज ऑफ मेटल इंक्रीज हो रहा होता है, मेटालिक बॉन्ड वीक हो रहा होता है, क्योंकि बिटवीन न्यूक्लियस एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो रही होती है। अब यहां पे आगे पढ़िएगा, and reaction with water become less vigorous, this is wrong। यहां पे भी मैं आपको बता रहा था डाउन द ग्रुप साइज ऑफ मेटल इंक्रीज हो रहा होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन इज लेस लूजली बॉन्डेड, मेटल कैन इजीली लूज द आउटर इलेक्ट्रॉन। तो ये इंफॉर्मेशन आपने एक एक चीज को, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल डिक्रीज, यस, एंड रिएक्शन विद वाटर बिकम मोर विगरस, दिस इज आल्सो करेक्ट। द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज रॉन्ग एंड रॉन्ग, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, ये ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन गैस इज बबल थ्रू द सेपरेट सैंपल ऑफ पोटाशियम आयोडाइड एंड पोटाशियम ब्रोमाइड। अब देखें आपके पास ये क्लोरीन है, आपके पास पोटाशियम ब्रोमाइड एक्वस कलरलेस होता है, ये आपके पास पोटाशियम क्लोराइड एक्वस कलरलेस बनेगा, प्लस Br2 एक्वस बनेगा, ब्रोमीन एक्वस ऑरेंज सोल्यूशन होता है, कलर चेंज ब्रोमीन के केस में आएगा। यहां पे कह रहे हैं ना कलर चेंज। दूसरे नंबर पे आप सबको आइडिया होगा कि हमारे पास क्लोरीन विच इज गैशियस रिएक्टिंग विथ पोटाशियम आयोडाइड एक्वस, सेम प्रोसीजर पोटाशियम क्लोराइड एक्वस प्लस I2 एक्वस, ये रेड पिंक ब्राउन डिफरेंट कलर इसके दिए होते हैं आपके ATP वगैरह में, रेड इज द मोर कॉमन या ब्राउन है। उसकी रीजन ये होती है कि हमारे पास ये कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। ये आपने कहां पे पढ़ा होगा, आयोडाइड आयन एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है आयोडाइड, यहां पे भी कलर चेंज हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गई, ए इज द ऑप्शन, दोनों केसेस में कलर चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेटमेंट अबाउट आपके पास ग्रुप 8 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। ये नोबल गैसेस की बात कर रहा है। Going down the group, the number of electron in atom increased by 8 in the noble gases. This is wrong. क्यों बेटा? आपके पास ये हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन। आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, आर्गन से जब आप क्रिप्टॉन की तरफ मूव कर रहे हो, इसका प्रोटॉन नंबर 18 होता है, इसका 36 होता है। इट इज नॉट इंक्रीजिंग बाय 8 यूनिट। Going down the group, the number of outer electron increased by 8 in each। आपके पास पहले नंबर पे तो था ना आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब वो कह रहे हैं डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल,
अब हीलियम के आउटर शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 10 है, ये आपके पास, तो ये भी आपके पास अगर आप इस तरीके से चेक करें तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमारे पास डाउन द ग्रुप आउटर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास बाय 8 यूनिट इंक्रीज होंगे। डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल इंक्रीज बाय एच ऑफ ईच नोबल गैस, दिस इज नॉट कंपल्सरी आपके पास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल आर द सेम, दिस इज आल्सो रॉन्ग। यहां पे आप देख सकते हो आउटर शेल ऑफ ईच नोबल गैस आर फुली ऑक्युपाइड, इसीलिए हम इन्हें नोबल कैसे हैं, नोबल से मुराद होता है दे कैन नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास नोबल गैस की रीजन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन द फूड कंटेनर बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, यस। आपको पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है विच काज द रेजिस्टेंट टू कोरोजन। बाय द वे मैं बाकी ऑप्शन भी पढ़ देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट, उसकी रीजन ये होती है लो डेंसिटी, यहां पे लिखा हुआ है लो डक्टिलिटी, दिस इज रॉन्ग। कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक विंग बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी, नो, हमें तो यहां पे कॉपर को गुड कंडक्टर चाहिए। कॉपर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ओवरहेड बिकॉज अनरिएक्टिव ऑक्साइड लेयर, दिस इज अगेन रॉन्ग। कॉपर ऑक्साइड लेयर के बजाय कॉपर हमारे पास ओवरहेड में हम कहते हैं जी कि हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये वैसे ही पहले ये ऑप्शन आ गई, लेकिन मैंने बाकी ऑप्शन भी पढ़ ली। ये भी मेटल का है, ब्रास हमारे पास, आपको पता है कॉपर एंड जिंक आपके पास, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें कोई ऐसा टेंशन वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ये भी मेटल एंड रिएक्टिविटी सीरीज है रिलेटेड विद कोरोजन, हाउ वी कैन डू द प्रोटेक्शन, ये उससे रिलेटेड। द डायग्राम शो द मेथड आपके पास which X is used to prevent the iron from the rusting। पहले नंबर पे ब्लॉक ऑफ मेटल X एंड आयरन, अच्छा ये पूरा कवर नहीं कर रहा, तो X मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन आयरन, क्योंकि इसे कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इस केस में आपके पास X मस्ट बी लेस रिएक्टिव। क्यों लेस रिएक्टिव? क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है, इसे कहते हैं सरफेस प्रोटेक्शन आपके पास। A student suggests that X must be less reactive in iron and must have the lower proton number। अच्छा, अब मैं दो चीजें आपको बता दूं। पहले नंबर पे अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे तो आपके पास X जो है वो आपके पास मोर रिएक्टिव हमें चाहिए, इस जगह पे, हाँ इस जगह पे हमें लेस रिएक्टिव चाहिए, तो इसका मतलब है दोनों केसेस में तो हमारे पास ये कंपल्सरी नहीं है, तो लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव दोनों हो सकती हैं, लिहाजा ए एंड बी आर रॉन्ग। देखो ना, इस केस में सैक्रिफिशियल में हमें मोर रिएक्टिव चाहिए। फिर वो कह रहा है लोअर प्रोटॉन नंबर, याद रखिएगा प्रोटॉन नंबर हैज नथिंग टू डू विद द रिएक्टिविटी। क्या मतलब? ये देखिएगा सोडियम प्रोटॉन नंबर 11, मैग्नीशियम प्रोटॉन नंबर 12, अलोंग द पीरियड मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही होती है। सोडियम कैन इजीली ऑक्सीडाइज्ड, आपको पता है इसे पानी में डालें इट कैचेस फायर एज वेल। मैग्नीशियम वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्ट करता है, हालांकि मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर ग्रेटर है। लेकिन ऑन अदर हैंड नीचे अगर हम जाते हैं पोटाशियम, यहां पे प्रोटॉन नंबर इंक्रीज, इट बिकम मोर रिएक्टिव। यहां पे प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होने से लेस रिएक्टिव बना, यहां पे मोर रिएक्टिव। सो व्हाट इज द टेक अवे? प्रोटॉन नंबर हैज नथिंग टू डू विद द रिएक्टिविटी, इट मीन दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो रॉन्ग। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई? डी इज द राइट आंसर। ये देखिए मैंने लॉजिकली आपको एग्जांपल से बताया सो दैट यू हैव द बेटर कंसेप्ट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आपके पास है। ऑक्साइड के लिए जी मटेरियल यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड बहुत आसान है, हम ग्रेफाइट यूज करते हैं। आपको पता है ग्रेफाइट जो होता है एनोड वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो हम क्या करते हैं, हम एनोड को पीरियडिकली रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिमूव द ऑर्डर, तो इसके लिए कोक, ब्लैक कार्बन, एक्टिवेटेड चारकोल भी आप उसे कहते हो, ये हमारे पास ए इज द ऑप्शन। बाय द वे क्लोरीन जो होता है वो वाटर प्योरिफिकेशन वगैरह के लिए यूज्ड होता है, यहां पे हम ऑर्डर को रिमूव कर रही हैं तो कार्बन हमारे पास यूज्ड होगा, इसके लिए आप टर्म यूज करते हो एक्टिवेटेड चारकोल इस पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन,
गैसेस कार्बन साइकिल में, विच ऑफ दीज गैसेस काज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग उन गैसेस को कहती हैं जो ट्रैप करती हैं एयर को, सॉरी एनर्जी को, लाइट एनर्जी को, और वो टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज करती हैं। तो हम कहते हैं जी कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये दोनों की दोनों हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग काज करती है, ग्रीन हाउस गैसेस है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर देयर विद दिस कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज आपके सामने, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लें, C4H9Cl। यहां पे आ जाते हैं, क्या फार्मूला था, C4H9Cl। 4 कार्बन एटम है, ये देखें 1 2 3 एंड 4। यहां पे पहले कार्बन के साथ हमने क्लोरीन को लगा दिया, इसे हम कहते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन, यानी 1 पोजीशन पे क्लोरीन है। अब हम पोजीशन ऑफ क्लोरीन को चेंज करेंगे, इसे हम कहते हैं पोजीशनल आइसोमर। 1 2 3 4, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन की हमने पोजीशन को चेंज किया, रेस्ट ऑफ द कंपाउंड इज अनचेंज। इसे हमने क्या नाम दिया, कौन से आइसोमर है, पोजीशनल आइसोमर। आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब हम इसको अगर नेक्स्ट पोजीशन पे ले जाए इधर, तो अगेन इट विल बी 2 पोजीशन, बट वी विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड। तो इसका मतलब है 2 ही पोजीशनल आइसोमर बन सकते हैं। अब हम यहां पे 1 2 3 यहीं पे क्लोरीन रहने देते हैं, और जो हमने कार्बन एटम रिमूव किया उसे हम ब्रांच के तौर पर अटैच कर देते हैं। पता है इसे क्या कहते हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन चेंज हो गया, ये विद रिस्पेक्ट टू दिस इसे हम कहते हैं चेन आइसोमर्स। देखो क्लोरीन दोनों में 1 पोजीशन पे रहा, लेकिन इसमें लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम है, यहां पे लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन एटम है, 1 इज ओवर हियर इज द ब्रांच। अच्छा, वैसे इसी क्लोरीन की हम पोजीशन को चेंज कर लें, 1 2 3, और ये आपके पास, एंड ओवर हियर इज ब्रांच में से यूं CH3 लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो ये भी बेटा हमारे पास आ गया, विद रिस्पेक्ट टू दिस ये हमारे पास पोजीशनल, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस इट इज चेन। तो टोटल हमारे पास कितने आइसो, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लें, टोटल हमारे पास कितने आ गए, 4 आइसोमर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले नंबर पे एग्जामिनर कह रहे P इज ए ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। ये जो आपके पास A है ये ब्रांच नहीं है, ये साइक्लिक है, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया। रेशियो बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 1:2, यानी आप कहते हो CnH2n, ये अल्कीन का जनरल फार्मूला या साइक्लिक अल्केन का होता है आपके पास जी। यहां पे देखिएगा ये हमारे पास ब्यूटेन जो है ये अल्केन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें C4H10, इसे भी हमने एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर मास 56 है। अगर आप इस ऑप्शन बी को देखें, दिस इज C4H8, 56 आपके पास आ गया, और इसको देखें C5H10, ये आपके पास 70 इसका MR आ गया, दिस इज रॉन्ग। अच्छा, आप यूं भी कर सकते थे कि आप यहां पे एक्स इंपेरिकल फार्मूला आप कहते कि CH2 है, और आप यहां पे N की वैल्यू कैलकुलेट करते 56 डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला यूनिट मास, कार्बन इज 12, हाइड्रोजन आर 2, 14, 4 आ जाते, 4 को मल्टीप्लाई करते और C4H8 आ जाता, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाता मेथड, दिस इज बेटर आपके पास। विच रो गिव द करेक्ट नेम्स, यहां पे आप देखें 4 कार्बन एटम है, फर्स्ट कार्बन के बाद आपके पास डबल बॉन्ड है, 4 को हम कहते हैं ब्यूट, और आपके पास जो है डबल बॉन्ड के लिए इन 1 पोजीशन पे तो हम कहेंगे ब्यूट 1 इन, ये 2 इन वाली ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। यहां पे 3 कार्बन एटम है, कहीं से भी आप नंबरिंग स्टार्ट करो, आप इधर से भी कर सकते थे। तो सेकंड पोजीशन पे आपके पास ब्रांच है, OH है, बेसिकली से हम कहते हैं प्रोपेन 2O। तो आपके पास क्या ऑप्शन आ गई, ये आपके पास। Which equation show the reaction of ethane with chlorine in the presence of ultraviolet light? इसे फ्री रेडिक, वैसे आपके खैर कोर्स में नहीं है, इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अल्ट्रावायलेट एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। यहां पे Cl नहीं बनता, H2 नहीं बनता, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग आ गए। अब यहां पे CH3
जब ये Cl2 के साथ रिएक्ट करता है ये अल्कीन नहीं बनता बल्कि हैलोजिनो अल्केन बनता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन असल में होता ये है माय चैंपियंस। ये देखें, ये आपके पास है CH3, ये आपके पास है CH3, ये आपके पास है क्लोरीन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यहां से हाइड्रोजन और क्लोरीन का लॉस हो गया, रिमेनिंग आपके पास जो है ये आ गया जी CH3, ये वाला CH3। द नेक्स्ट वन इज CH2Cl प्लस HCl। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूवी लाइट हमें एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। विच कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के लिए कंपल्सरी है अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल हो, मीन इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो। अगर आप इस ऑप्शन ए को देखें CH3, CH, CH और CH3, इसको यहां पे हम डिस्प्लेड फार्मूला बना लेते हैं। ये है CH3, द नेक्स्ट वन इज CH, द नेक्स्ट वन इज CH, द नेक्स्ट वन इज CH3। अब आप क्लियरली देख सकते हैं इन दोनों कार्बन एटम के 3 बॉन्ड है, इट मीन देयर मस्ट बी वन एक्स्ट्रा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्कीन हो गया, दिस इज ब्यूट 2ene, इट विल अंडरगो द एडिशन रिएक्शन। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। Which statement is correct about the carboxylic acid? तो carboxylic acid से पहले नंबर पे आता है it is prepared by oxidation of alkane, this is wrong। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है। It decolorized आपके पास ब्रोमीन वाटर, wrong। अल्कीन डिक्लोराइज करता है, it react with alcohol to form ester, yes। इसमें पता ही हम सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। It react with carbonate to form salt, हाइड्रोजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग टू एज वेल। अब यहां पे आ जाते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम OH रिमूव करेंगे, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, मैं यूं लिख लेता हूं, यहां से हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, लॉस ऑफ वाटर होगा और आपके पास C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इस साइड पे CH2 के 6 है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड सो ऑन, इस साइड पे CH2 4 है एंड C डबल बॉन्ड O एंड दिस वन। तो आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए आ गए। अच्छा, मैं बाकी ऑप्शन भी आपको बताता हूं। बी में यहां पे इसने ना CH2 4, इसकी दोनों साइड पे C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O है, इसने यहां पे NH कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। और यहां पे आप देखें तो C डबल बॉन्ड O के दरमियान आपके पास 4 कार्बन एटम है, यहां पे इसने 6 कार्बन एटम किए, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो रॉन्ग। ये मैं इसलिए इतनी डिटेल में बता रहा हूं, अगर खुदा न खास्ता आप में से किसी स्टूडेंट ने गलत ऑप्शन चूज किया तो आपको पता हो कि जी करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, क्यों है और वो गलत क्यों थी जी। नेक्स्ट आ जाते हैं मेजरिंग सिलेंडर, बहुत आसान है, सी इज द ऑप्शन। आपको पता है ये हमारे पास बीकर है, पिपेट है, ब्यूरेट है, ये हमारे पास नहीं। क्रोमेटोग्राम ऑफ एक्स और प्योर सब्सटेंस, ये जो PQRS है दे आर प्योर सब्सटेंस, इसका आपने ख्याल रखना है। पहले नंबर पे हमें वो क्या कह रहे हैं, पहले नंबर पे वो कह रहे हैं कि R इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल। अच्छा, उसने टर्म यूज किया कंप्लीटली। अगर ये कंप्लीटली इनसॉल्युबल होता तो ये इसी बेस लाइन के ऊपर रहता, ये यहां पे ऊपर मूव कर, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। RF वैल्यू ऑफ Q इज ग्रेटर देन RF वैल्यू ऑफ S। आप अगर यहां पे देखें Q ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो होता क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट ओवर सॉल्वेंट फ्रंट, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। मैं बाकी भी बताता हूं। मिक्सचर X कंटेन Q, R एंड S। अगर आप गौर से देखो, S की RF वैल्यू इसकी किसी कंपोनेंट से नहीं मिलती, इसमें हमारे पास S शामिल नहीं है। The paper is placed in the solvent with the solvent level above the baseline, this is also wrong as well। तो ये मैंने आपको फुल डिटेल बता दी। नेक्स्ट इसकी तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट में एग्जामिनर कह रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, दिस इज एसिडिक गैस, ये आपको पता होना चाहिए। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आर न्यूट्रल।
प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विद सोडियम सल्फाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड इज मोर डेंसर। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आपको पता नहीं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसका MR होता है आपके पास 64, एयर को नॉर्मली हम 28.5 के करीब लेते हैं, जस्ट एक रफ आइडिया। उससे अगर ग्रेटर MR है तो इट्स डेंसर। विच ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू प्रिपेयर दिस वन? अच्छा, हम ऑपरेटर्स भी यूज ही नहीं करते। आप इन सारी डायग्राम को देखें तो आपको बड़ी क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि यहां से आपके पास गैस रिलीज हो सकती है, यहां पे बकायदा नॉब लगा होता है। एक तो ये चीज आपको पता चाहिए। अब डेंस देन एयर है तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। ये देखें, अपवर्ड डिलीवरी यूज नहीं होती। दो ऑप्शन चली गई। यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक है, दे विल रिएक्ट विद ईच अदर। सी इज आल्सो रॉन्ग। तो हमारे पास कौन सी करेक्ट ऑप्शन आ गई? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। अ कलरलेस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड। अब एग्जामिनर ने शुरू में हमें कह दिया कलरलेस सोल्यूशन। कॉपर ट्रांजिशन मेटल है, कॉपर के कंपाउंड कलर्ड होते हैं सवाए एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट के। लेकिन यहां पे चूंकि उसने सोल्यूशन कहा है तो इसका मतलब है कि कॉपर सोल्यूशन में कलर्ड ही होगा। वो एनहाइड्रस हमारे पास डिफरेंट चीज होती है, वो सॉलिड होता है, वहां पे वाटर नहीं होता। टेस्टेड सेपरेटली विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया, नो प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व इन ईच केस। एल्यूमिनियम व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है दोनों के साथ, और एक्वस अमोनियम के साथ इनसॉल्युबल होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो अमोनिया विल बी द राइट ऑप्शन। अब बेटा आप लोगों ने मुझे फीडबैक देना है, आपको कुछ समझ आई, एडवांटेज हुआ, एनी पेपर विच इज चैलेंजिंग फॉर यू प्लीज फील फ्री एंड लेट मी नो। थैंक यू वेरी